नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी कविता को समझने वाले हैं। ये एक ऐसी कविता है जो हमें सिखाती है कि कैसे हमारी रोज़मर्रा की बिल्कुल साधारण चीज़ों में भी ना असाधारण कहानियाँ छिपी होती हैं। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो कविता इन दो लाइनों से शुरू होती है। द प्लेस इज फुल ऑफ वर्शिपर्स, यू कैन टेल बाय द सैंडल्स। मतलब ये जगह श्रद्धालुओं से भरी हुई है और इसका अंदाजा आपको वहां रखी चप्पलों को देखकर हो जाएगा। कवि हमें सीधा एक धार्मिक जगह के बाहर ले जाता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि वो हमारा ध्यान लोगों के चेहरों पर नहीं, बल्कि उनकी चप्पलों के ढेर पर खींचता है। जरा सोचिए, ये कितना आम सा नज़ारा है ना? लेकिन क्या हमने कभी इस पर इस तरह से गौर किया है? तो आज हम कवि के साथ ही एक खोज की यात्रा पर निकलेंगे। हम ये देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला चप्पलों का ढेर धीरे धीरे आस्था, संघर्ष और इंसानियत की एक बहुत गहरी कहानी में बदल जाता है। कविता का जो पहला और सबसे बड़ा आइडिया है वो ये है कि ये चप्पलें लोगों के चेहरों से कहीं ज़्यादा सच बोलती हैं, ज़्यादा राज खोलती हैं। ये सिर्फ चप्पल ही नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरी की पूरी कहानी है। कवि कहते हैं कि इन चप्पलों पर पड़े निशान उनके मालिकों की एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो उनके चेहरों से भी ज़्यादा साफ है, ज़्यादा सच्ची है। क्यों? क्योंकि चेहरे तो अपनी भावनाओं को छिपा सकते हैं ना, हम उन्हें अपनी मर्जी से बना संवार सकते हैं, लेकिन ये घिसी पिटी चप्पलें झूठ नहीं बोल सकती। वो तो एक लंबी और मुश्किल यात्रा की गवाही देती हैं। चलिए इस फर्क को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, एक तरफ है चेहरे जो इमोशंस को छिपा सकते हैं, जिन्हें हम जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं, और दूसरी तरफ है ये चप्पलें जो झूठ बोल ही नहीं सकती। चेहरे एक पल की तस्वीर दिखाते हैं, जबकि ये चप्पलें एक पूरे के पूरे सफर की दास्तान सुनाती हैं। ये उस असली संघर्ष को दिखाती हैं जिसे चेहरे शायद बड़ी आसानी से छिपा लेते हैं। अच्छा, तो अगर ये चप्पलें एक कहानी है, तो इनके सुराग कहाँ हैं? अब हम उन खास डिटेल्स को देखेंगे जिन पर कवि एक जासूस की तरह बहुत ध्यान देता है, और हम इन सुरागों को समझने की कोशिश करेंगे। कवि कहते हैं, ईच वन हैज लेफ्ट अ मार्क, द परफेक्ट पैटर्न ऑफ अ नीड। इसका मतलब है कि चप्पलों पर मौजूद हर एक निशान बेकार या यूं ही नहीं है। ये पहनने वाले की ज़रूरतों का, उसकी ज़िंदगी का एक बिल्कुल सटीक पैटर्न है, एक नक्शा है जो उसकी कहानी बताता है। वो आगे बताते हैं, सोल एंड हील एंड टो इन डार्क कर्व्ड पैचेस, यानी कि तलवे, एड़ी और पंजे की जगह पर गहरे घुमावदार धब्बे बन गए हैं। ये धब्बे उन्हीं जगहों पर है जहां शरीर का सबसे ज्यादा दबाव और वजन पड़ता है। ये उनकी मेहनत भरी जिंदगी का एक सीधा सबूत है। और फिर ये लाइनें, हील्स worn डाउन, थॉन्ग्स रैगेड, मेंडेड मेनी टाइम्स। घिसी हुई एड़ियां, फटे हुए पट्टे, जिन्हें कई बार 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 सुधारा गया है। ये छोटी छोटी बातें हमें क्या बताती हैं? ये बताती हैं गरीबी के बारे में, पैदल तय की गई लंबी यात्राओं के बारे में, और उनके पास जो कुछ थोड़ा बहुत है उसे बार बार ठीक करके चलाने की उनकी हिम्मत और मजबूती के बारे में। तो ये सारे सुराग मिलकर हमें उन श्रद्धालुओं की जिंदगी की एक पूरी कहानी बताते हैं। एक ऐसी जिंदगी जो शारीरिक मेहनत और संघर्ष से भरी है, जहां हर सफर मुश्किलों से तय होता है, लेकिन जिसमें हिम्मत और कभी हार न मानने का जज्बा भी है। असल में ये जिंदा रहने और आस्था की एक कहानी है। अब हम कविता के उस सवाल पर आते हैं जो बार बार पूछा जाता है, और जो आप कह सकते हैं इस पूरी कविता का दिल है। ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी को आगे बढ़ाता है। कवि पूछते हैं, वो कौन सी प्रार्थना फुसफुसा रहे हैं? ये सवाल इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि कवि को लगता है कि प्रार्थना होठों से नहीं बोली जा रही है, वो तो इन चप्पलों पर लिखी हुई है। ये एक अनकही, एक अनसुनी प्रार्थना है। इन पंक्तियों को देखिए जरा। सो मेनी शफलिंग होप्स फाउंडेड इनटू प्रिंट। यहाँ शफलिंग का मतलब है घिसट घिसट कर चलना, जो थकावट और संघर्ष को दिखाता है। और चलते चलते उनकी उम्मीदें फाउंडेड इनटू प्रिंट हो गई हैं, यानी उनकी चप्पलों पर छप गई हैं। कितनी शक्तिशाली छवि है ये। और फिर कवि इन घिसे पिटे निशानों की तुलना पवित्र किताबों के उन पन्नों से करते हैं जिन पर सोने की स्याही से लिखा होता है। इसका मतलब ये है कि इन चप्पलों पर लिखी संघर्ष की कहानी भी किसी पवित्र ग्रंथ जितनी ही साफ, उतनी ही पूजनीय है। और फिर से कवि वही सवाल दोहराता है, वे क्या फुसफुसा रहे हैं? ये दोहराव हमें अंतिम जवाब के लिए तैयार करता है और इस सवाल के वजन को और भी ज्यादा बढ़ा देता है।
अब हम कविता के उस क्लाइमैक्स पर आते हैं जहां ये भौतिक वस्तुएं, ये चप्पलें एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रतीक में बदल जाती हैं। यहीं हमें उस सवाल का जवाब मिलता है। और यहाँ कविता अपने सबसे बड़े रहस्य का खुलासा करती है। आउटसाइड इन द सन सच अ क्वाइट क्राउड ऑफ शूज थ्रोन टुगेदर लाइक 1,000 प्रेयर्स। यानी बाहर धूप में जूतों की एक शांत भीड़ एक साथ यूं ही पड़ी हुई जैसे हजारों प्रार्थनाएं हों। सोचिए, ये खामोश भीड़ है, लेकिन इसकी खामोशी में हजारों अनकही प्रार्थनाओं का शोर गूंज रहा है। चलिए इस बदलाव को एक एक करके समझते हैं। पहला स्टेप है वस्तु, पूजा की जगह के बाहर छोड़ी गई चप्पलें। दूसरा है सबूत, वे अपने मालिकों के संघर्ष के निशान लिए हुए हैं। तीसरा है अर्थ, ये निशान उनकी अनकही जरूरतों और उम्मीदों को दिखाते हैं। और चौथा और सबसे जरूरी, प्रतीक। आखिरकार ये पूरा का पूरा ढेर एक अकेली सामूहिक प्रार्थना बन जाता है। तो चलिए अब इस शक्तिशाली कविता के मुख्य संदेश को संक्षेप में समझते हैं। इसका सार क्या है? हम इससे असल में क्या सीख सकते हैं? ये कविता हमें सिखाती है कि आस्था, मुश्किलों और सामूहिक आशा की गहरी कहानियां सबसे साधारण रोजमर्रा की चीजों में भी मिल सकती हैं। हमें बस ध्यान से देखने की जरूरत है। असल में दिव्यता और मानवता हर जगह मौजूद है, हमें बस उसे पहचानने वाली नजर चाहिए। और अब ये सवाल आपके लिए है। सोचिए, कौन सी रोजमर्रा की चीजें आपकी जिंदगी की कहानी बताती हैं? क्या वो आपकी कोई पुरानी किताब है, कोई पेन है, या शायद आपके अपने जूते? इस कविता के सबक को अपनी जिंदगी में लागू करने की कोशिश कीजिए और अपनी दुनिया को एक नई नजर से देखिए। इस विश्लेषण के लिए अपना समय निकालने और ध्यान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता उतनी ही पसंद आई होगी जितनी ये मुझे पसंद है। इस तरह के और साहित्यिक विश्लेषण और जानकारी भरे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।